नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परीक्षावाणी भारतीय संविधान में अध्याय 18 पढ़ेंगे। अध्याय 18 में दिया गया है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो है मतलब यहाँ पर एक चीज वहाँ संपूर्ण अनुच्छेद जो है भाग दिए गए हैं, जो अनुसूचियाँ दी गई हैं और संविधान के संशोधन के जितने भी हुए हैं उसको एक ही जगह दिया गया है, यानी कि एक सारांश दिया गया है, एक दृष्टि में दिया गया है यहाँ पर। तो चलिए हम लोग इसका जो सारांश दिया गया भारतीय संविधान का उसको पढ़ते हैं आगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद एवं भागों का भी समावेश किया गया है, किंतु इसके लिए संविधान में नए अनुच्छेद या भाग जोड़े नहीं गए हैं, बल्कि किसी मूल अनुच्छेद या भाग के साथ जो है क, ख, ग आदि लगाकर नए अनुच्छेद या भाग का सृजन किया गया है। जैसे अनुच्छेद 51 के बाद 51 का था भाग 4 के बाद भाग 4 का आदि। अतः आज भी भारतीय संविधान में अंततः अनुच्छेद 395 था भाग 22 ही हैं। परंतु यदि गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद और 25 भाग हैं। ज्ञातव्य है कि संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 4 नए भाग, भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 9 का तथा भाग 14 का जोड़े गए हैं तथा भाग 7 को निरसित किया गया है। आगे दिए गया है कि भारतीय संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान के भाग दिए गए इसमें, तो भाग 1 दिए गए। भाग 1 में है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें जो मतलब अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत। भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 में दिया गया है संघ है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में दिया गया है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में दिए गए प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य, और ये संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया, किसको, भाग 7 को। भाग 8 में दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक। और संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है इसको। भाग 9 कम दिए गए हैं नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 से 243 या 6 संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित। इसके भाग 9 का है सहकारी समितियां, तो इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 या जस लेकर अनुच्छेद 43 या न तक। इसमें संविधान के 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया इसको। भाग 10 में है अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र दिए गए हैं, अनुच्छेद 244 से 244 का तक। भाग 11 दिए गया संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध दिए गए, अनुच्छेद 245 से लेकर 63 तक। भाग 12 में दिए गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद दिए गए, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 का के तहत 300 का तक। भाग 13 जो दिए गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का, अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 307 तक। भाग 14 में दिए गया है संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। भाग 14 कम दिए गए अधिकरण, अनुच्छेद 323 का से लेकर अनुच्छेद 323 खा में इसका प्रावधान किया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 लेकर 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 का तक। भाग 17 में दिए गए राजभाषा, अनुच्छेद 343 लेकर 351 तक। भाग 18 में दिए गए आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 में दिए गए हैं प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम,
प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक इसका जो है प्रावधान किया गया है। अब आगे दिए गए हैं अनुसूचियां। तो इसमें है कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। जैसे पहली अनुसूची, इसमें जो है राज्य व संघ राज क्षेत्र का जो है उल्लेख किया गया है। इसमें जो है भारत के 28 राज्यों तथा 8 संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। इसके तहत जो है संसद के सदस्यों, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों व मंत्रियों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दिलाए जाने वाले शपथ का प्रारूप दिया गया है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति द्वारा तथा अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल द्वारा जो है ली जाने वाली शपथ का जो है प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत के सभी 28 राज्यों तथा 3 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर के राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। उल्लेखनीय राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटें जो है विभिन्न राज्यों को आवंटित है, जिसमें सर्वाधिक 31 सीट जो है उत्तर प्रदेश की है। इसके बाद है पांचवी अनुसूची। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बंद है। छठी अनुसूची, इसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद किया गया है। सातवीं अनुसूची, इसमें संघ और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित 3 सूचियां हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषयों का, वर्तमान में 98 हैं, का उल्लेख है, जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, वर्तमान में 59 हैं, जिन पर विधि द्वारा राज्य द्वारा बनाई जाती है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में 52 विषय का उल्लेख है, जिन पर जो है विधि बनाने का अधिकार जो है संघ तथा राज्य दोनों को है। अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें जो है भाषाएं दी गई। तो मूल रूप से जो है 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसके अंतर्गत जो है 22 भाषाएं हैं। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसको जो है शॉर्टकट में नमक कहा जाता है, तथा 2003 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसको जो है शॉर्टकट में बारमास कहा जाता है। 9वीं अनुसूची, इसमें कुछ अधिनियम और विनियमों के विधिमान्यीकरण का उपबंध किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यद्यपि वर्ष 2007 में IR कोएलो बनाम तमिलनाडु के चर्चित मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु इसकी न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। शीर्ष न्यायालय यह देखेगा कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधायन संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 की मूल अवधारणा के विरुद्ध तो नहीं है। वर्तमान में इस अनुसूची में कुल 284 अधिनियम है। यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। अब आगे दिए गए है 10वीं अनुसूची। इसमें संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 2 एवं अनुच्छेद 119 के खंड 2 के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध किया गया है। इससे 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय
यथास्थित सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। इसमें पंचायतों को शक्तियां तथा प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। इसके अंतर्गत पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद है अंतिम अनुसूची, 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ नोट्स दिए गए हैं कि 8वीं अनुसूची की भाषाएं दी गई यहाँ पर। तो इसमें जो है जितनी 22 भाषा है उनको जो है यहीं पर दे दिया गया है। इसमें जो है असमिया है, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली हैं। ध्यातव्य है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, किंतु अंग्रेजी को मिजोरम ने राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया है। अब आगे दिए गया है, अनुसूची हो गया, भाग हो गया, तो अब आगे दिए गए संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं अनुच्छेद को आगे। अब दिया गया है भाग एक। भाग एक में जितने भी अनुच्छेद है उसको दिए गए हैं। तो भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिए गए भाग एक में। इसमें आगे दिए गए हैं अनुच्छेद एक। अनुच्छेद एक में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। इसके बाद है अनुच्छेद दो। इसमें है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 दिए गए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसके अंतर्गत जो है संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण, किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है। अब इसके बाद भाग दो। भाग दो में दिया गया है नागरिकता। तो नागरिकता में जो है अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में दिया गया कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 में दिया गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भाग 9 में दिया गया है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 में दिया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद ने इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। इसके बाद है भाग 3। भाग 3 दिया गया है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो पहला अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 12, इसमें दिए गए भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना इसमें दिए गए। अब आगे दिए गए समता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद की 14 से लेकर 18 तक आते हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद की 17 में दिए गए अस्पृश्यता का अंत। और आगे जो है अनुच्छेद 18 में दिए गए उपाधियों का अंत। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें दिए गए है जो पहला अनुच्छेद है इसमें अनुच्छेद 19 है। इसमें है कि वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में दिए गए हैं अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 कम दिया गया है कि बालकों जिसमें 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन, जिसमें कि 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 22 तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध
अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 23 और 24 में। तो अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसमें जो है 14 वर्ष तक के बालकों पर यह लागू होता है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है इसका प्रावधान। तो अनुच्छेद 25 में दिया गया है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दिया गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 दिया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 दिए गए कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। अब आगे दिए गया है जो पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है इसमें। अनुच्छेद 30 में है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। छठवां जो मूल अधिकार में है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया गया है भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार जो है इस मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33 में दिया गया भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बालों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, यानी कि संसद जो है मूल अधिकार को जो बलों पर लागू होता है उसका उपांतरण जो है कर सकती है। अनुच्छेद 34 दिया गया कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 में है कि भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इसमें जो है अस्पृश्यता तथा बलात् श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत जो है दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आगे दिए गए हैं अगला टॉपिक है कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व। इसका उल्लेख जो है भाग 4 में है। तो इसमें है कि अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अब आगे दिए गए अनुच्छेद 37। इसमें भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय लागू करें, किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 दिया गया है कि राज्य जो है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 दिया गया कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। अनुच्छेद 39 कम दिए गए कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और इस आगे दिए गए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 40 दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 दिए गए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 दिए गए काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 में दिया गया है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 कम दिया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसमें है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 43 खा दिया गया है। इसमें है कि सहकारी समितियों की आवृत्ति संविधान जो है 97 संशोधन जो है 2011 द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया है। इसको अनुच्छेद 43 खा को आगे दिए गए अनुच्छेद 44। इसमें है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 इसमें दिए गए आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके बाद अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में एक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का प्रावधान किया गया। इसमें अनुच्छेद 47 इसमें कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 48 में है कि कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का
इसमें कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतर्स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 49, इसमें कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 50, इसमें कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51, इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का, इसमें दिए गए हैं मूल कर्तव्य। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसको अंतः स्थापित किया गया है। अब आगे दिए गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भाग 5। तो भाग 5 में दिया गया है जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52। इसमें जो है जो टोटल अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक इसमें जो है प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 52 में जो है भारत का राष्ट्रपति का प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की जो है शक्ति दिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 55 दिए गए राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी गई है। अनुच्छेद 56 दिए गए राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 दिए गए कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। अनुच्छेद 58 दिए गए राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 59 दिए गए राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, जैसे संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना तथा कोई लाभ का पद धारण न करना। अनुच्छेद 60 दिए गए राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 दिए गए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 दिए गए राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी गई। किसमें? अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 63 दिए गए भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 दिए गए उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 दिए गए राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 दिए गए अनुच्छेद 66 दिए गए है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 इसमें दिए गए है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 दिया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 70 दिया गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 दिए गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। अनुच्छेद 72 दिया गया है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लवकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 दिया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसके बाद जो टॉपिक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंतर जो है अनुच्छेद 74-75 आता है। तो अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि मंत्रियों के बारे में अनुबंध। अनुच्छेद 75(3) दिया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसके बाद हैं भारत के महान्यायवादी। तो इनके विषय में दिए गए अनुच्छेद 76 में ये भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 73 में दिया गया है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां जो है राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। अनुच्छेद 78 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इसके बाद है संसद। तो संसद से जो संबंधित अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में दिए एक संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में दिए गया है कि राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन व राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 में दिया गया है कि संसद के सदनों की अवधि।
अनुच्छेद 84 में दिया गया है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 में है सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 में दिया गया कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में दिया गया कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के बोलने व भाग लेने किंतु मत न देने का अधिकार। इसके बाद है संसद के अधिकारी। अनुच्छेद 89 में दिया गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 93 में दिया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 97 में दिए गए हैं कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 98 में दिया गया है संसद का सचिवालय। इसके बाद है सदस्यों की निरहरताएं। इसमें एक अनुच्छेद 102 में दिया गया है सदस्यों के लिए निरहरताएं दिया गया है। अनुच्छेद 103 क्या दिया गया? अनुच्छेद 103 दिया गया है सदस्यों की निरहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यह विनिश्चय जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय से करता है। अनुच्छेद 105 इसमें दिया गया है कि संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। इसके बाद है विधायी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो विधायी प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 107 से प्रारंभ होती है। इसमें एक अनुच्छेद 107 में दिया गया है कि विधेयकों के पूरा स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में बंद। अनुच्छेद 108 में दिए गए कुछ दशाओं में दोनों के सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में दिया गया कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में दिया गया कि धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में दिया गया है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। इसके बाद है कि वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 112 में दिया गया है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट भी कहा जाता है। अनुच्छेद 113 में दिया गया है कि संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में दिया गया है कि विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 में दिया गया है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में दिया गया है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 117 में दिया गया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 में दिया गया है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। इसके अनुसार जो है संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 121 में दिया गया कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन। इसमें यह एक उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आचरण के बारे में। 122 में दिया गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न की जाना, यानी कि 121 और 122 जो है एक दूसरे न्यायालय और विधायिका संबंधित हैं। अनुच्छेद 123 में है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद है संघ की न्यायपालिका। इसमें दिए गए कि अनुच्छेद 124 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में दिया गया कि न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 दिया गया कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में दिया गया है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में दिया गया है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 134 कम दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी में दिया गया है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 136 में दिया गया है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। यहाँ पर जो है दो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं छोड़ दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 132 छोड़ दिया गया है, नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 133 नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 134 नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 132 क्या है? अनुच्छेद 132 में है कि संविधान की जो व्याख्या वाले मामले हैं उनकी जो है अपील संबंधित है। 133 क्या है? 133 दिया गया है कि जो है सिविल मामलों से संबंधित जो वाद हैं उनकी अपील की जा सकती है। 134 क्या है? तो 134 में है जो है
आपराधिक मामलों में अपील से संबंधित है। और यहाँ पर जो है 134 नहीं दिया गया है, ये है 134 का दिया गया है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। आगे दिए गए अनुच्छेद 137, इसमें एक निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 138 दिए गए हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। अनुच्छेद 139 में दिया गया है कि कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालयों को या न्यायालय को प्रदत्त किए जाना। अनुच्छेद 141 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। अनुच्छेद 143 में दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 145 में दिया गया कि न्यायालय के नियम आदि। अनुच्छेद 146 दिए गए उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। अब आगे है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसमें दिए गए है कि अनुच्छेद 148 में है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 149 में है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां। अब आगे जो प्रावधान है राज्यपाल के बारे में है, ये जो है भाग 6 दिए गया है। इसमें दिए गए अनुच्छेद 153, इसमें एक राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 दिए गए है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 दिए गए है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में है कि राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 दिए गए राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 में दिए गए हैं कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में दिए गया है कि क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 में दिए गए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 दिया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये जो है उसमें संघ के मामले में अनुच्छेद 74 दिए गए हैं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। और अनुच्छेद 167 में दिए गए कि राज्यपाल को जानकारी देने के आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, और उसमें दिए गया है संघ के मामले में अनुच्छेद 78 दिए गए हैं। और उसमें जो है महान्यायवादी के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 76 में दिए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 168, इसमें एक राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 में दिए कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 171 दिए विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 200 में दिया गया है विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित। अनुच्छेद 201 में दिए गए विचार के लिए आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति की कार्रवाई। अनुच्छेद 202 में दिए गए हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 210 में दिए गए विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 में दिए गए विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 213 में दिए गए विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब आगे दिए गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय। इसमें दिए गया है कि अनुच्छेद 214, इसमें है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में दिए गए उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में दिए गया है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 में दिए गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में दिए गया है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में दिए गया है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 में दिए गया है अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 में है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 में दिया गया है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 223 में दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में दिया गया है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 कम दिए गया है उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 में दिया गया है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 में दिया गया है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 में दिया गया सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति।
अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 203 दिया गया है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विचार या अपवर्जन करने की संसद को शक्ति। अनुच्छेद 231 में दिया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की संसद को शक्ति। अनुच्छेद 233 दिया गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आगे है कि संघ राज्य क्षेत्र। इसमें कि अनुच्छेद 239 में दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 कम दिए गए हैं कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रिपरिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 का काम दिया गया है कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध या उपबंध जो है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था। अनुच्छेद 239 का खा। इसमें एक संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में दिया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। आगे है कि ग्राम पंचायत या नगर पालिका। इसमें कि दिया गया है अनुच्छेद 243 में दिया गया है कि ग्राम पंचायत की परिभाषा भाग 9 में, ये जो है भाग 9 के अंतर्गत आता है। इसके बाद है अनुच्छेद 43 का तान। इसमें कि नगर पालिका की परिभाषा, ये जो है अनुच्छेद या फिर नगर पालिका के जो प्रावधान है भाग 9 के कम दिए गए हैं। इसके बाद है सहकारी समितियां, भाग 9 के खम दिए गए हैं। इसमें एक अनुच्छेद 243 या जा सहकारी समितियों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों की परिभाषाएं। इसकी व्यवस्था जो की गई है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा इसको अंतर स्थापित किया गया है। इसके बाद है एक अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में दिया गया है। इसमें एक अनुच्छेद 244 दिया गया है तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 कम दिया गया है कि असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। आगे दिया गया है कि संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये जो है प्रावधान भाग 11 में दिया गया है। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं, इसमें जो पहला है संबंध में विधायी संबंध है। इसमें पहला अनुच्छेद 245 है। इसमें एक संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 इसमें दिया गया है कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। अनुच्छेद 246 का इसमें है कि माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध। इसका जो व्यवस्था की गई थी 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। अनुच्छेद 247 इसमें दिए गया है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 इसमें दिए गए कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 249 इसमें कि राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 इसमें है कि यदि आपात की घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति, ये अनुच्छेद 250 दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 251 इसमें कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। अनुच्छेद 252 इसमें कि दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। आगे एक अनुच्छेद 253 इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 254 इसमें कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति का प्रभाव। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 260 इसमें कि भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 इसमें एक अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिया गया। इसमें
अब आगे है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये दिए गए हैं भाग 12 में। इसमें दिए गए जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 265, इसमें कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना, अनुच्छेद 265 दिया गया है। अनुच्छेद 266, इसमें भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखें। अनुच्छेद 267, इसमें दिया गया है कि आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 269 का, इसमें एक अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण, इसकी व्यवस्था जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2016 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 270, इसमें एक संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित था संघ और राज्यों के बीच जो है वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271, इसमें कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिकार। अनुच्छेद 274, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, अनुच्छेद 274 कहा गया है। अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276, इसमें वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। अनुच्छेद 279, इसमें शुद्ध आगम आदि की गणना। अनुच्छेद 279 का, इसमें दिए गए माल और सेवा कर परिषद, इसकी व्यवस्था जो है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 280, इसमें जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 281, इसमें जो है वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। इसके बाद है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का जो अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, इसमें है अनुच्छेद 300 का, इसमें एक विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। इसके बाद है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ये दिए गए भाग 13 में। और भाग 13 में जो ये व्यवस्था किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का, इसमें जो पहला अनुच्छेद है 301 है, इसमें एक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 303, इसमें कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 304, इसमें राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 307, इसमें दिए गए अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। अब आगे है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये दिए गए हैं भाग 14 में। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 309, इसमें एक संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310, इसमें एक संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 311 दिया गया संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, अनुच्छेद 311 दिए गए हैं। अनुच्छेद 312 जो व्यवस्था की गई है कि अखिल भारतीय सेवाएं। इसके बाद है लोक सेवा आयोग, इसी में दिए गए हैं। तो अनुच्छेद इसका व्यवस्था जो किया गया है अनुच्छेद 315 किया गया है। इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 में एक सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317, इसमें दिए कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 318, इसमें एक आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319, इसमें एक आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। अनुच्छेद 320, इसमें एक लोक सेवा आयोगों के कृत्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 321, इसमें एक लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322, इसमें दिए एक लोक सेवा आयोगों के व्यय। अनुच्छेद 323, इसमें एक लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। इसके बाद है अधिकरण, ये जो है भाग 14 कम दिए गए हैं। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 323 का, इसमें है कि प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था की गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 323 का, इसमें जो है अन्य विषयों के लिए अधिकरण दिया गया है। इसी में दिया गया है थोड़ा सा नोट्स में, उक्त अनुच्छेद जो है 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किए गए कब 1976 में। इसके बाद है निर्वाचन, इसकी व्यवस्था की गई है भाग 15 में। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 जो पहला अनुच्छेद है, इसमें एक निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
का निर्वाचन आयोग में निहित होना, यानी कि ये जो है उसकी शक्ति है। अनुच्छेद 325, इसमें एक धर्म, मूल वंश, जात या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किए जाना। इसके बाद है अनुच्छेद 326, इसमें कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 327, इसमें विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 328 में दिए किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। अनुच्छेद 329, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। इसके बाद है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, भाग 16। तो इसमें जो अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिए किसमें, अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 331, इसमें एक लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसकी व्यवस्था जो की गई थी 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा 25 जनवरी 2020 से ये जो है निष्प्रभावी हो गई है। कौन सा अनुच्छेद, 331 जो है ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है अनुच्छेद 332, इसमें एक राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसको भी जो है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 334, इसमें स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 80 वर्ष के पश्चात न रहना और इसको जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधित किया गया, यानी कि इसको और आगे बढ़ाया गया। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे दिए गए हैं। अनुच्छेद 336 में जो है कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 338 दिए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 कम दिए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये जो है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 338 खा, इसमें जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी व्यवस्था जो है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 339, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 341 दिए गए अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 में दिए गए अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 कम दिए गए सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग, इसकी व्यवस्था जो है 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा किया गया था। इसके बाद है भाषा, भाषा जो है उल्लेख जो है भाग 17 में किया गया है। तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 है, इसमें दिए गए संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की शक्ति या नहीं संसद की समिति। अनुच्छेद 345 दिए गया है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 में दिया गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राद की राजभाषा दी है, किसमें, अनुच्छेद 346 में। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 348 इसमें है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 349 दिए गए भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 दिए गए व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 का, इसमें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, इसकी व्यवस्था जो है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 355 का, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। इसके बाद है आपात उपबंध, ये इसकी व्यवस्था जो है भाग 18 में की गई है, यानी कि भाग 18 में जो है आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है।
तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 352 इसमें है कि आपात की उद्घोषणा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव दिया गया है। अनुच्छेद 354 में जो है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध का लागू होना। अनुच्छेद 355 इसमें वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य दिया गया है। अनुच्छेद 356 दिया गया है कि राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 357 में दिया गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 में एक आपात के दौरान जो है अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। अनुच्छेद 359 दिए गए आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके। अनुच्छेद 360 दिए गए वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। इसके बाद है प्रकीर्ण प्रकृति की जो व्यवस्था की गई भाग 19 में की गई है। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 361 इसमें एक राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण दिए गए अनुच्छेद 361 में। अनुच्छेद 361 का इसमें संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण किया गया है। इसका जो उल्लेख है जो है, यानी कि इसकी व्यवस्था जो है 44वें संविधान संशोधन द्वारा अंततः स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 361 खा इसमें एक लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता दी गई है। इसकी व्यवस्था जो है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 364 इसमें एक महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 365 इसमें संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव दिया गया है। अनुच्छेद 366 दिए गए हैं परिभाषाएं। इसके बाद है संविधान का संशोधन, ये दिया गया है भाग 20 में। तो इसमें है कि अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की और उसके लिए प्रक्रिया दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए। इसमें ये जो व्यवस्था दी गई है किसमें दी गई है, भाग 21 में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है, जैसे नहीं इसके अंतर्गत अब नहीं है अनुच्छेद, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 369 इसमें कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची में के विषय हों। अनुच्छेद 371 दिया कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 का में नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। 371 खा में असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 371 गम जो दिया गया है मणिपुर राज्य के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 371 घ इसमें है कि आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 का अंगा है, इसमें आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। अनुच्छेद 371 छ में दिया गया है सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 छ इसमें है कि मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 जा इसमें है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 झा गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 371 की है इसमें कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। इसकी व्यवस्था जो है 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 372 क्या दिए गए हैं कि इसमें विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। अनुच्छेद 372 कम दिए गए विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 373 दिए गए कि निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 376 दिए गए कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 दिया गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 392 में दिए गए कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसकी व्यवस्था जो है भाग 22 में की गई है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 393 है। इसमें एक संक्षिप्त नाम इसमें दिया गया है कि संविधान का संक्षिप्त नाम जो है भारत का संविधान है। इसके बाद है अनुच्छेद 394 इसमें कि यह अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में उपबंध करता है। इसके अनुसार अनुच्छेद 5,
6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, अनुच्छेद 379, 80, 88, 91, 92, 93 तथा स्वयं 394 कुल 16 तुरंत तथा शेष अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। इसके बाद ये है अनुच्छेद 394 का, इसमें एक हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ। इसकी व्यवस्था जो की गई है 98 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा की गई थी। इसके बाद है अनुच्छेद 395, इसके द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निरसित कर दिया गया। इसके बाद अब जो है अनुच्छेद के बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान संशोधन, यानी कि जितने भी संशोधन किए गए हैं। इसमें है कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान संशोधन संविधान का अभिन्न अंग है। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा अब तक किए गए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है। जैसे प्रथम संविधान संशोधन 1951, इसमें कि संशोधन को रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1951 एससी के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इसके द्वारा स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसमें एक वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार पर इसमें उदित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। इसके लिए अनुच्छेद 19 के खंड 2 में निर्बंधन के 3 नए आधार लोक व्यवस्था, विदेशी राज्य से मैत्री संबंध और अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करना जोड़े गए। आगे की भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से इस संशोधन द्वारा संविधान के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिए अनुच्छेद 31A और 31B जो है जोड़ा गया है। इसके बाद है द्वितीय संविधान संशोधन 1952। इसमें दिए गए कि इसके द्वारा 1951 की जनगणना के आधार पर संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को पुनः निर्धारित किया गया। इसके बाद है कि तृतीय संविधान संशोधन 1954। इसमें दिए गए कि संशोधन द्वारा समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि में संशोधन किया गया और इसमें खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा और कच्चा कपास आदि विषयों को रखा गया। अगला है चतुर्थ संविधान संशोधन 1955। इसमें दिया गया है कि संशोधन को बेला बनर्जी के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पास किया गया था। इसके अंतर्गत जो है व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय जो है इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। आगे है पांचवा संविधान संशोधन 1955। इसमें दिए कि इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन कर राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयकों पर राज्यों द्वारा अनुसमर्थन करने की अवधि जो है नियत करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई। यदि निर्धारित अवधि के भीतर राज्य अपनी राय व्यक्त नहीं करते तो विधेयक को संसद द्वारा पारित मान लिए जाने का प्रावधान किया गया। छठा संविधान संशोधन 1956। इस संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची के संघ सूची में प्रविष्टि 92 का जोड़कर केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय क्रय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके लिए अनुच्छेद 269 और 286 में कुछ परिवर्तन किए गए। सातवां संविधान संशोधन 1956। इसमें क्या संशोधन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को कार्यान्वित करने के लिए पारित किया गया। इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में किया गया। साथ ही इनके अनुरूप जो है केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। अनुच्छेद 230 और 31 में संशोधन करके उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को संघ राज्य क्षेत्रों पर बढ़ा दिया गया और 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उपबंध किया गया। नौवां संविधान संशोधन 1960। इसमें क्या संशोधन उच्चतम न्यायालय द्वारा बेरोजगारी के मामले में दिए परामर्श को लागू करने के लिए पारित किया गया था। उक्त मामले में न्यायालय ने अपनी राय किया था कि भारत भूमि को किसी विदेशी राज्य के अध्यार्पण के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अतः प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961।
इसमें है कि इसके द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किए गए। इसके तहत इस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के विनिमय बनाने की शक्तियों तथा उसमें प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची को संशोधित किया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961। इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 71 में खंड 4 जोड़कर यह उल्लिखित किया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस संशोधन को डॉक्टर खरे के मामले के पश्चात पारित किया गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा संविधान में 371 ए जोड़ा गया तथा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962। इसको द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पांडिचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 239 का जोड़कर संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को अधिकार दिया गया। इसके बाद है 15वां संविधान संशोधन 1963। इसमें इस संशोधन को न्यायाधीश मित्तल के मामले में उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए पारित किया गया था। इसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा एक नया अनुच्छेद 224 का जोड़कर उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके द्वारा अनुच्छेद 226 में एक नया खंड एक का जोड़ा गया। इसके अधीन जो है उच्च न्यायालय किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध जो है निर्देश या रिट जारी कर सकता है, भले ही ऐसे व्यक्ति उसके क्षेत्र का अधिकार में ना हो। इसके बाद है 16वां संविधान संशोधन 1963। इसके द्वारा अनुच्छेद 19 खंड 2, 3, 4 में भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में शब्दों को जोड़कर राज्य को अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को सीमित करने की शक्ति प्रदान की गई। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंत में भारत की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा शब्दों को जोड़ा गया। इसके बाद है 17वां संविधान संशोधन 1964। इसके तहत अनुच्छेद 31 का और 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। इसके बाद है 18वां संविधान संशोधन 1966। इसमें एक है इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में स्पष्टीकरण जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं, अतः संसद जो है किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का गठन कर सकती है। तत्पश्चात पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश का तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया। 19वां संविधान संशोधन 1966। इसके तहत अनुच्छेद 324 में संशोधन करके चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन करते हुए निर्वाचन संबंधी न्यायाधिकरण नियुक्त करने की शक्ति का अंत कर दिया गया तथा संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के चुनाव संबंधी विवादों के निपटारे की शक्ति जो है उच्च न्यायालय को दे दिया गया, जिसकी अपील जो है उच्च न्यायालय में की जा सकेगी। अब आगे दिया गया है कि 20वां संविधान संशोधन 1966। इसमें कि इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 233 का जोड़कर अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान किया गया था। यह संशोधन जो है चंद्रमोहन बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के कारण करना पड़ा। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत जो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। 22वां संविधान संशोधन 1969। इसके तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। 23वां संविधान संशोधन 1969। इसमें दिया गया है कि इसके अंतर्गत राज्य संसद तथा विधानमंडलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण को 10 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971। यह संशोधन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में
संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 368 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल है, तथा अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन विधि को लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 4 जोड़कर यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 13 के अर्थान अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संवैधानिक संशोधन जो है विधि नहीं है, यानी कि इनको जो है अगर ये संविधान के विरुद्ध भी होंगे तो इनको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को विधिमान घोषित किया। इसके बाद है 25वां संविधान संशोधन 1971। इसमें है कि इसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। अनुच्छेद 31(2) इसमें है कि अनुच्छेद 31(2) में प्रतिकर के स्थान पर धनराज शब्द रखा गया। एक नया अनुच्छेद 31 का जोड़कर प्रावधानित किया गया कि अनुच्छेद 39 के खंड ख और ग में वर्णित निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की विधिमानता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी कि वे अनुच्छेद 14-19 में प्रदत्त मूल अधिकारों से असंगत हैं या उन्हें कम करती या छीनती हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने संशोधन के कुछ भाग को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद है कि 26वां संविधान संशोधन 1971। इसे माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ प्रीवी पर्स मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस मामले में न्यायालय ने भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के अध्यादेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इस संशोधन द्वारा संविधान से अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 को निकाल दिया गया जो इन विषयों से संबंधित थे, और एक नया अनुच्छेद 363 का जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के प्रीवी पर्स तथा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। इसके लिए दो नए अनुच्छेद 239 ख और 371 का जोड़े गए। इसके बाद है 28वां संविधान संशोधन 1972। इस संशोधन द्वारा भारतीय सिविल सर्विस यानी कि ICS अधिकारियों को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए अनुच्छेद 312(a) को संविधान में जोड़ दिया गया तथा अनुच्छेद 314 को निरसित कर दिया गया। इसके बाद है 29वां संविधान संशोधन 1972। इसके तहत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। इसके बाद है कि 30वां संविधान संशोधन 1972। इसमें दिया गया कि इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 133 में संशोधन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दीवानी विवादों की अपील के लिए 20,000 रुपये से अधिक मूल्य की सीमा समाप्त कर दिया गया। संशोधित अनुच्छेद के अनुसार अब दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के किसी निर्णय अंतिम आदेशों के विरुद्ध जो है उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए मामले में कोई सार्वजनिक महत्व का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त होना आवश्यक है। इसके बाद है 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें किसके तहत संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा के सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया है तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व जो है 25 से घटाकर जो है 20 कर दिया गया। 32वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा अनुच्छेद 371 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 371D तथा अनुच्छेद 371E को जोड़ा गया। अनुच्छेद 371D आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 371E जो है संसद को केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। 33वां संविधान संशोधन 1974। यह संशोधन गुजरात में हुई घटनाओं के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था। वहां विधानसभा के सदस्यों को बलपूर्वक तथा डरा धमकाकर विधानसभा से इस्तीफा देने के लिए बात किया था। इसके द्वारा अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन किया गया। इसके तहत संसद एवं विधानसभा सदस्यों द्वारा दबाव में यह जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करें।
आगे दिए गया है 34वां संविधान संशोधन 1974। इसमें दिए कि इस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं सूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भूमि सुधार अधिनियमों को सम्मिलित किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 2 का जोड़कर सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा अनुच्छेद 2 का को निश्चित कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया तथा अनुच्छेद 371 में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया। 37वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 का और 240 में संशोधन किया गया और अरुणाचल प्रदेश के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना के लिए बंद किया गया है। 38वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान के प्रश्न को अवाद योग्य बनाना था। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में दो नए खंड 4 और खंड 5, अनुच्छेद 356 खंड 5 और अनुच्छेद 359 में खंड का और अनुच्छेद 360 में खंड 5 जोड़ा गया है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 123 और 213 तथा अनुच्छेद 239 खा में संशोधन कर राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराज्यपालों द्वारा अध्यादेश जारी करने के मामले में उनके समाधान के प्रश्न को न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद है 39वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन द्वारा यह बंद किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ऐसे विवादों की सुनवाई संसद की विधि द्वारा स्थापित एक जन समिति द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। ज्ञातव्य के अनुच्छेद 371 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय को अधिकारिता थी। 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान पूर्ववत कर दिया गया। इसके बाद है 40वां संविधान संशोधन 1976। इसको द्वारा अनुच्छेद 297 में संशोधन कर संसद को समय समय पर विधान बनाकर भारत के राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड, महाद्वीपीय, मगरतट, समुद्र के नीचे की सब भूमियों और आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान किया गया। इसके पूर्व जो है राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड आदि की सीमाओं का निर्धारण जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी घोषणा द्वारा किया जाता था। आगे दिए गया है 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें कि संशोधन द्वारा संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के विकास की दृष्टि से संशोधन किया गया है। इसके द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। अब आगे दिए गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। तीसरे आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया संशोधन अब तक का पारित सभी संशोधनों में सबसे व्यापक था। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय, 4 का, 14 का और 9 नए अनुच्छेद को जोड़ा गया तथा 92वें अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। इसकी व्यापकता के कारण ही इस संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती थी। प्रमुख परिवर्तन जो है अधोलिखित हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 31 में संशोधन कर सभी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान किया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार करते हुए निम्न 3 निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया। जैसे पहला जो है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 कम दिए गए हैं। दूसरा जो है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, ये जो है अनुच्छेद 43 का में है। और तीसरा जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, इसकी व्यवस्था जो है अनुच्छेद 48 कम किया गया। इसके बाद एक संविधान में भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। ध्यातव्य है वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। अनुच्छेद 74 में संशोधन कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में 2 नए खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए। खंड 4 यह उपबंधित करता था कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी तथा खंड 5 संदेह के निवारण के लिए यह घोषित करता था कि इस अनुच्छेद के
अंतर्गत संविधान के उपबंधों को जोड़ने, परिवर्तित करने या निरसित करने के लिए संसद की विधायी शक्ति पर कोई परिसीमन नहीं होगा। इस संशोधन द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन, बाट तथा माप, जानवर तथा पक्षियों को सुरक्षा आदि विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। लोकसभा में विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 5 बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। सभी विधानसभाओं में लोकसभा की सीटों की संख्या को 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। आपात बंद के संबंध में निम्न दो मुख्य परिवर्तन किए गए। जैसे पहला राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकेगा। दूसरा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपात घोषणा के पश्चात संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 6 महीने लागू रह सकती थी, अब यह 1 वर्ष तक लागू रह सकती है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया। इसमें दो अनुच्छेद 223 का और अनुच्छेद 223 खा है। इसके तहत सिविल सर्वेंट के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना की व्यवस्था की गई है। केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर सकते हैं। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का पद है। यह प्रावधान किया गया कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। इसके बाद 43वां संविधान संशोधन 1977। इसमें है कि इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन कुछ धाराओं को निरस्त किया गया। आगे दिया गया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978। यह संशोधन भी अत्यंत व्यापक एवं महत्वपूर्ण है। इसे जनता पार्टी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए अवांछनीय परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए पारित किया था। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन निम्नलिखित हैं। जैसे अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया। अतः अब राष्ट्रपति आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं की जा सकती, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। यह भी उल्लेखित किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा इसकी लिखित सूचना दी जाए। संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 का चा को निरसित किया गया। अनुच्छेद 74 में पुनः संशोधन कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता पुनः प्रदान कर दी गई। इसके बाद 45वां संविधान संशोधन 1980। इसमें किसके द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण पुनः 10 वर्ष यानी 1990 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 46वां संविधान संशोधन 1982। इसमें किसके द्वारा कर चोरी रोकने के लिए कुछ वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर की समान दरें और वसूली की एक समान व्यवस्था को अपनाया गया। 47वां संविधान संशोधन 1984। इसमें जो व्यवस्था की गई किसके द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। 48वां संविधान संशोधन 1984। इसमें दिए गए किसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(5) में परिवर्तन करके यह प्रावधान किया गया कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 49वां संविधान संशोधन 1984। इसके द्वारा अनुच्छेद 244 में संशोधन किया गया तथा 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू किया गया एवं त्रिपुरा में स्वायत्त शासित जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। 50वां संविधान संशोधन 1984। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित करके सुरक्षा बलों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। 51वां संविधान संशोधन 1984। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 330(1) और अनुच्छेद 332(1) में संशोधन किया गया। नागालैंड और मेघालय के स्वतंत्र राज्य बनने के कारण इस संशोधन की आवश्यकता पड़ी। इस संशोधन द्वारा मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित
जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया तथा नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 इसमें है कि इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल रोकने के लिए प्रावधान किया गया था तथा अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 को संशोधित करके यह प्रावधान किया गया कि यदि संसद अथवा विधानमंडल का कोई सदस्य अपने दल का त्याग करता है या निर्वाचन के लिए नामित करने वाली पार्टी के द्वारा दल से निष्कासित कर दिया जाता है अथवा कोई स्वतंत्र सदस्य सदन में सीट प्राप्त करने के 6 महीने बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ऐसे सदस्यों की सदस्यता जो है सदन से समाप्त हो जाएगी। अब आगे है 53वां संविधान संशोधन 1986। इस संशोधन द्वारा संघ क्षेत्र मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा उसे विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 371(6) जोड़ा गया। इसके बाद है 54वां संविधान संशोधन 1984। इसमें दिए गए अनुसूची 2 भाग घ में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि किया गया। अनुच्छेद 125, 221 तथा दूसरी अनुसूची में संशोधन करते हुए भविष्य में भी न्यायाधीशों के वेतन में परिवर्तन करने का अधिकार जो है संसद को प्रदान किया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986। इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 को जोड़कर उसके लिए विशेष जो है व्यवस्था की गई। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसमें है कि इसके द्वारा जो है गोवा को दमन व दीव से अलग कर राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। साथ ही अनुच्छेद 371 अंतर स्थापित कर गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया। 57वां संविधान संशोधन 1987। इसके द्वारा अनुच्छेद 332 में संशोधन कर मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। 58वां संविधान संशोधन 1987। इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394 का जोड़कर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए संविधान के हिंदी में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। इसके बाद है 59वां संविधान संशोधन 1988। इसके द्वारा पंजाब के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किया गया था जैसे कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन जो है 6-6 महीने करके अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए लागू किया जा सकता है। केंद्र जो है पंजाब में आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 321 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति जो है केवल पंजाब में निलंबित कर सकता है। 60वां संविधान संशोधन 1988। इसके द्वारा अनुच्छेद 276(2) में संशोधन कर राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद है 62वां संविधान संशोधन 1989। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर सन 2000 तक कर दिया गया। इसके बाद है 64वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद 356(4) में तीसरा परंतु जोड़कर पंजाब के संबंध में आपातकाल की अधिकतम अवधि जो है 3 वर्ष की जगह 3 वर्ष से 6 माह कर दिया गया। इसके बाद है 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर एक अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके बाद है 66वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रविष्ट संख्या 202 के पश्चात 203 से 257 तक जोड़कर न्यायिक समीक्षा के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसके बाद है 67वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा अनुच्छेद
के तीसरे परंतुक में संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो है अधिकतम 4 वर्ष कर दी गई। इसके बाद है 68वां संविधान संशोधन 1991। इसके द्वारा अनुच्छेद 356 के तीसरे परंतुक में पुनः संशोधन करके पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो है 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई, क्योंकि वहां चुनाव कराना संभव नहीं था। 69वां संविधान संशोधन 1991। इस अधिनियम द्वारा संविधान में दो नए अनुच्छेद अनुच्छेद 239 का तथा अनुच्छेद 239 का खा जोड़े गए हैं, जिनके द्वारा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है तथा उसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया। उसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। इसके बाद है 17वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 54 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया। इसके बाद है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। इनको मिलाकर 8वीं अनुसूची में अब भाषाओं की संख्या जो है 18 हो गई। 72वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा त्रिपुरा विधानसभा में स्थानों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई तथा उसी अनुपात में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षित कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में अनुसूची 11 भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 के पश्चात अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ को जोड़कर भारत में पंचायती राज की स्थापना का उपबंध किया गया। इसके बाद है 74वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा संविधान में अनुसूची 12 तथा भाग 9 का अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी जोड़कर नगर पालिका, नगर निगम तथा नगर परिषदों के गठन एवं संरचना आज से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसके बाद है 75वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 223 खा में संशोधन कर मकान मालिक व किराएदारों के विवादों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है 76वां संविधान संशोधन 1994। इसके द्वारा संविधान की 9वीं सूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का प्रावधान करने वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इसके बाद है 77वां संविधान संशोधन 1995। इसके द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4 का जोड़ा गया है, जो यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 16 में कोई बात राज्य के अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व जो है राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, प्रोन्नत में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ध्यातव्य है कि मंडल आयोग के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि सरकारी नौकरियों में प्रोन्नत में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। 78वां संविधान संशोधन 1995। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया है। इसके पश्चात जो है 9वीं अनुसूची में कुल अधिनियमों की संख्या 284 हो गई। इसके बाद है 80वां संविधान संशोधन सन 2000। यह संशोधन जो है 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसके द्वारा संघ तथा राज्यों के बीच राजस्व विभाजन संबंधी प्रावधानों अनुच्छेद 268 से 72 में परिवर्तन किया गया। 81वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 खंड 4 का के तहत खंड 4 ख स्थापित कर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को उन रिक्तियों के संबंध में जो उक्त वर्गों के लिए आरक्षित थी और 1 वर्ष में भरी नहीं जा सकी है, समाप्त कर दिया गया। ध्यातव्य कि संशोधन इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पारित किया गया था। आगे है 22वां संविधान संशोधन 2000। इस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को संघ या राज्यों की सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट प्रदान करने अथवा प्रोन्नति में मूल्यांकन मानदंड घटाने की अनुच्छेद 335 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। इसके बाद है 83वां संविधान संशोधन सन 2000।
इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243 संघ के तहत अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जात के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। ध्यातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है। 84वां संविधान संशोधन 2001, इसके द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगे प्रतिबंध को हटाते हुए 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की अनुमति दी गई तथा लोकसभा व विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक परिवर्तित न करने का प्रावधान किया गया। अब आगे दिए गए हैं 85वां संविधान संशोधन 2001। इसके तहत अनुच्छेद 16 के खंड 4 का में संशोधन करके शब्दावली किसी वर्ग की प्रोन्नति के मामले में के स्थान पर शब्दावली किसी वर्ग के प्रोन्नति के मामले में भूत लक्षी ज्येष्ठता रखी गई है। इसका तात्पर्य है कि इन वर्गों की प्रोन्नति भूत लक्षी 17 जून 1995 प्रभाव से दी जाएगी। अब आगे दिए गए 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 21 का संविधान में जोड़ा गया है तथा अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 का में भी संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 51 का के तहत संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। 87वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया। इसके बाद है 88वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा अनुच्छेद 268 का को जोड़कर सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया। सेवा कर को 7वीं अनुसूची के संघीय सूची में रखा गया। इसके बाद है 90वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 का को जोड़कर अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। 90वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बोडोलैंड के गठन के पश्चात भी यथावत रखने का प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन कर दल बदल व्यवस्था को और कड़क किया गया। अब केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद का आकार भी नियत किया गया। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है वहां अधिकतम 12 होगी। 92वें संविधान संशोधन 2003। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 4 नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया है। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हो गई हैं। 93वें संविधान संशोधन 2005। इसके द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश संबंधी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15 में एक नया अनुच्छेद 15(5) को जोड़ते हुए स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 1(6) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई प्रावधान बनाने से नहीं रोकेगी, किंतु अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आएंगे। अब आगे दिए गए हैं 94वें संविधान संशोधन 2006। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश का संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र झारखंड और छत्तीसगढ़ में चला गया। अतः इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 164 के खंड 1 में बिहार राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़ और झारखंड शब्दों को रखा गया है। ध्यातव्य कि इन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 164 के परंतु में किया गया है। इसके बाद है 96वें संविधान संशोधन 2011। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में संशोधन कर 15वीं प्रविष्टि की भाषा का नाम उड़िया के स्थान पर उड़िया प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बाद है संविधान का 97वें संशोधन 2011। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां जोड़ा गया। यह संशोधन सहकारी समितियों के स्वैच्छिक विनिर्माण, स्वास्थ्य संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंधन के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में
लोकतंत्र तत्व के रूप में अनुच्छेद 43 ख को अंतर स्थापित करता है। संशोधन द्वारा एक नया भाग 9 ख भी अंतर स्थापित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 जेड एच, अनुच्छेद 243 जेड टी तक कुल 13 अनुच्छेद हैं। यह संशोधन जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान करता है। इसके बाद है 98वें संशोधन अधिनियम 2012। इसमें है कि इस संशोधन 2012 के दौरान अनुच्छेद 371 जे को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार कर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र के विकास का उत्तरदायित्व जो है सौंपा गया है। इसके लिए राज्यपाल को पृथक विकास परिषद स्थापित करके इस क्षेत्र पर विकास व्यय के साम्यवत कोष को आवंटित करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। इसके बाद है संविधान का 99 संशोधन 2014। इसमें दिए गए कि संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए 1993 से चली आ रही कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर नए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। इसके द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेद 124 ए, 124 बी तथा 124 ए का समावेश किया गया था। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 127, 128, 217, 222, 224, 224 ए और 231 में संशोधन किया गया था। किंतु 14 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर कोलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया है। इसके बाद है 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। इस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य 1974 में हस्ताक्षरित भू सीमा समझौता और तत्संबंधित प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार भारत के बांग्लादेश में स्थित 111 एन्क्लेव यानी बस्तियों बांग्लादेश को प्राप्त हुई तथा बांग्लादेश के भारत में स्थित 51 एन्क्लेव जो है भारत में शामिल किए गए हैं। इन एन्क्लेवों को 31 जुलाई 2015 की मध्य रात से हस्तांतरित मान लिए गए हैं। सीमांकन का कार्य जो है दोनों देशों के सर्वेक्षण विभागों द्वारा 30 जून 2016 तक पूर्ण कर लिया गया। भू क्षेत्र के आधार पर भारत की जहां 17,160.63 एकड़ भूमि बांग्लादेश को हस्तांतरित हुई है, वहीं बांग्लादेश की 7,110 एकड़ भूमि जो है भारत को हस्तांतरित हुई है। उल्लेखनीय कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत के पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्यों के क्षेत्रों संबंधित संविधान की प्रथम अनुसूची के उपबंधों में संशोधन किया गया है। इसके बाद है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इस संविधान संशोधन अधिनियम का तत्संबंध जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है। 8 सितंबर 2016 को संविधान 122वां संशोधन विधेयक 2014 राष्ट्रपति के हस्ताक्षरोपरांत संविधान अधिनियम 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ। राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा 8 अगस्त 2016 का यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था। यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित है, अतः इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। वर्तमान में 8 राज्यों जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल को छोड़कर अब तक 23 राज्यों के शासित प्रदेशों द्वारा इसे अनुसमर्थित किया जा चुका है। इनमें असम जीएसटी को अनुसमर्थन देने वाला जो है पहला राज्य रहा। इस अधिनियम के द्वारा जो है संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 248, 249 एवं 250, भाग 12 का अनुच्छेद 268, 269, 270, 271 तथा 286, भाग 19 के 266, भाग 20 के अनुच्छेद 368 तथा 6ठी 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है तथा 3 नए अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 269 ए तथा अनुच्छेद 279 जोड़े गए, जबकि अनुच्छेद 268 ए को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इसकी व्यवस्था जो की गई थी 123वां जो है ये संविधान संशोधन ये विधेयक रूप में पेश किया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 का अंतर्स्थापित कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए गए हैं तथा अनुच्छेद 342 का को अंतर्स्थापित किया गया है। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 के खंड 10 में संशोधन कर अनुसूचित जनजातियों के प्रति निर्देश का अर्थ जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश माना जाएगा तथा अनुच्छेद 367 में एक नया खंड 26 जो है अंतर्स्थापित किया गया है। 103वां संशोधन अधिनियम 2019।
ये जो है 124वां संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इस संशोधन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 15 तथा अनुच्छेद 16 में संशोधन करके क्रमशः दोनों में ही नया खंड 6 अंतःस्थापित किया गया है। इसके बाद है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ये जो है 126वां संशोधन जो है विधेयक के रूप में पेश किया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है तथा साथ ही लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि भारत में वर्तमान समय में आंग्ल भारतीय कुल संख्या जो है 296 है। उपरोक्त संशोधन अधिनियम जो है 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। इसके बाद है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। ये जो है 127वां संशोधन विधेयक रूप में पेश किया गया था। इसमें है कि 15 सितंबर 2021 को प्रवृत्त इस संविधान संशोधन का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने कि राज्यों के शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करना है। संविधान संशोधन द्वारा अधोलिखित अनुच्छेदों को संशोधित किया, जैसे इसमें देखिए अनुच्छेद 338 ख में एक परंतु जोड़ा गया है जो यह कहता है कि इस खंड का कोई प्रावधान अनुच्छेद 342 का के खंड 3 के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 342 का के अंतर्गत एक नया खंड 3 जोड़ा गया है, अर्थात खंड 3, खंड 1 और खंड 2 में किसी बात को होते हुए भी प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विधि के द्वारा अपने स्वयं के प्रयोजनार्थ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि पिछड़े वर्गों की एक सूची जिसमें प्रविष्टियां केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं तैयार कर सकेगा और रख सकेगा। इसके बाद अनुच्छेद 367 के खंड 26 में संशोधन। इसमें एक ध्यातव्य है अनुच्छेद 338 ख, अनुच्छेद 342 का एवं अनुच्छेद 366 26 का 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। इस जो है 128वां संशोधन विधेयक रूप में पेश किया गया था। इसमें महिला आरक्षण से संबंधित संविधान का 128वां संशोधन विधेयक 2023 20 सितंबर को लोकसभा में तथा 21 सितंबर को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात उक्त विधेयक अब संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है कि राज्यसभा तथा पुदुचेरी विधानसभा के लिए यह आरक्षण जो है लागू नहीं होगा। इसके बाद है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया तथा 3 नए अनुच्छेद जैसे 330 ए, 332 ए और 334 ए को जोड़ा गया है। लेकिन यह है कि लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरी जाने वाली सीटों के लिए 3 श्रेणियों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। ज्ञातव्य है कि संशोधन जो है अधिनियम आगामी नए परिसीमन के पश्चात होने वाली पहली जनगणना के संगत आंकड़ों के प्रयोग के आधार पर लागू किया जाएगा। इस तरह से हम लोगों का थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम लोग परीक्षा दृष्टि जो है 7 नोट दिए गए उसको देखते हैं। परीक्षा दृष्टि दिए गए भारतीय संविधान में मूल रूप में कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में वर्तमान गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। संविधान के मूल पाठ में भागों की कुल संख्या कितनी थी? 22 भाग। वर्तमान में गणना की दृष्टि संविधान के भागों की कुल संख्या कितनी है? 25। संविधान के किस भाग के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत। परीक्षा दृष्टि में दिया गया है कि संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 का को जोड़ा गया? ये जो जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। आगे दिए गए 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका के संबंध में प्रावधान जो है किस भाग के तहत किया गया? तो भाग 9 का के तहत। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 या 6 के तहत।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 ख को जोड़ा गया है? तो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। संविधान का भाग 9 ख किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किन दो देशों के मध्य नई मानक सीमा का निर्धारण करता है? तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य। किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश देने के पूर्व संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है? तो प्रथम अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की अनुसूची 6 किन किन राज्यों पर लागू होती है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों पर। परीक्षा दृष्टि में दिए गया है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। बैंकिंग, बीमा, जनगणना व निगम कर का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया? तो संघ सूची के तहत। शिक्षा, विद्युत व वन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो समवर्ती सूची के तहत किया गया है। रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी था भूमि सुधार 7वीं अनुसूची के किस सूची के विषय हैं? राज्य सूची के। 7वीं अनुसूची की संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में कुल कितने विषयों को उल्लेख है? तो क्रमशः 97 विषय, 66 विषय एवं 97 विषयों का, 47 विषयों का। आगे दिए गए संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्तमान में गणना की दृष्टि से क्रमशः कुल कितने विषय हैं? तो 98 हैं, इसमें 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। पहले 47 था। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो 22 भाषाओं का। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद आगे दिया गया है कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को 8वीं सूची में जोड़ा गया? कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को। आगे दिया गया है कि संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को कब 8वीं सूची में शामिल किया गया? 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के तहत दिया गया? तो 4थी अनुसूची के तहत। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का। आगे है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। राज्यसभा में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रेरित हुए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। आगे दिए गए भारत में विधि का शासन किस देश की देन है? इंग्लैंड की। आपातबंद किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। परीक्षा दृष्टि में है कि लोक हितवाद की संकल्पना का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संविधान में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश की देन है? ब्रिटिश की। संसद में शून्यकाल की परंपरा कहाँ की विशेषता है? भारतीय संसद की। संविधान का प्रथम संशोधन जो 1951 में पारित हुआ था मुख्यतः किससे संबंधित था? कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण थे। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? 1951 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई? अनुच्छेद 368 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1955 को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 7वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय क्षेत्र बेरू, बारी एवं खुलना आदि को पाकिस्तान को सौंपा गया था? 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा।
आगे दिए गए किस मामले या वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य राष्ट्र को सौंपने का कार्य संसद साधारण विधि द्वारा नहीं वरन संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही कर सकती है? बेरूबारी के मामले में पुर्तगाली क्षेत्र दादर और नगर हवेली को भारत का संघ शासित राज्य घोषित किया गया है, तो 10वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस तरह से हम लोग का जो है अध्याय 18 भारतीय संविधान एक दृष्टि में ये चैप्टर समाप्त होता है। और इसी के साथ हम लोगों का जो है भारतीय संविधान परीक्षावाड़ी का भारतीय संविधान जो है पूरा समाप्त हो गया। तो इसका आप लोग रिवीजन करिए और इसका जो शार्ट नोट्स बनाइए, तब इसको जो है पढ़ने या देखने का कोई मतलब है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप इस वीडियो को देखिए तो सामने परीक्षावाड़ी की किताब खोल कर रखिए, तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको इसको वीडियो देखने से। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।